नमस्कार साथियों। कल आया था, मैंने बताया कि बहुत दिनों बाद एक विशेष भावनात्मक मुद्दे पर आपके समक्ष मैंने अपनी बातें कही थीं, लेकिन आज एक अन्य प्रमुख मुद्दा जो इस समय अचानक देश में छाया हुआ है और आम जनता से भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, या यूँ कह दीजिए साथियों कि पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। अचानक मुझे लगा, मैं टीवी देख रहा था, कॉलेज से आया था तो टीवी के कुछ डिबेट्स हो रहे थे अलग अलग चैनलों पर, तो मैंने देखा कि हर टीवी पर एक ही मुद्दा छाया था जो प्रधानमंत्री ने कल अपील की थी। राष्ट्र के नाम लोगों को कहीं एक संबोधन में साउथ में अपील की थी। उस अपील पर हीटेड डिबेट हो रहा था कि क्या भारत आर्थिक संकट में है। इंटरनेट में कुछ व्यवधान था, फिर से मैं आ गया हूं, तो बहस चल रहा था कि क्या भारत आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। इस बात पर लेके जो प्रधानमंत्री ने कल बोला था उसको आधार बनाकर डिबेट हो रहा था। मेरे मन में अचानक एक बात आई कि टीवी का डिबेट अलग अलग ढंग से होता है, राजनीतिक होता है, लेकिन आम जनता या आम लोगों के लिए कुछ बातें मैं कहूँ। साथियों सभी को नमस्कार। थोड़ा और मेरा सुन लीजिए। आज भी डॉक्टर एस.के. लाल जी आपका स्वागत है। दिब्बन हमारा भाई जुड़ गया, स्वागत है। जो जो जुड़ते जाएंगे सभी का स्वागत है, लेकिन समय की बात है तो थोड़ा मैं बोल लूँ आम लोगों के लिए कि भाई क्यों प्रधानमंत्री ने बोला। विवेक मिश्रा जी का स्वागत है। क्यों प्रधानमंत्री ने बोला, बोलने का वजह क्या था, और वो भी आज जब प्रधानमंत्री कल बोले और आज प्रधानमंत्री गुजरात के सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास और उसके 75वें वर्ष पर एक भव्य कुंभाभिषेक भी कर रहे थे। तो ये दोनों बातों को मेरे मन में एक आया कि मैं आम लोगों के लिए कुछ बातें कहूं कि क्या अर्थव्यवस्था संकट में है। एक अर्थशास्त्री के रूप में हम आम जनता जो हमारे फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, या अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त कर सकूं। ये क्लासरूम थ्योरी ये सब अलग मुद्दा होता है, रियलिटी अलग होता है, फैक्ट चेक अलग होता है, लेकिन आम जनता को प्रधानमंत्री अगर अपील कर रहा है तो उसका कुछ एक मायने हमको समझाना हमारा फर्ज है। इसके पहले साथियों, अर्थव्यवस्था संकट में ये अलग मुद्दा है। भारत संकट में ये मेरे लिए अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि विश्व पूरे संकट में जूझ रहा है। विगत वर्ष, एक वर्ष से पूरे दुनिया में किसी न किसी हिस्से पर युद्ध चल रहा। मैं बार बार इसको बोला हूं, और दुनिया बेचैन है, दुनिया फंसी हुई है, दुनिया संकट में है। उस दुनिया के बीच में जो भारत है, पूरे 8 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के संकट के बावजूद भारत अपने मजबूती को किस रूप में दिखाया है। चुनाव भी हुए, लोकतंत्र की जीत भी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़े किसी कारणों से, आप उसको राजनीतिक मान लें, और हर तरह के दिव्य फंक्शंस हो रहे हैं। उसी में से कल सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास जो 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया, उसका कुंभाभिषेक भी पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसे भव्यता के बीच में अगर प्रधानमंत्री ने कल कुछ कहा तो उसका क्या मायने हो सकता है। आप समझिए कि भारत का इतिहास गौरवशाली है साथियों। हमारा सनातन सांस्कृतिक चेतना है हमारे पास, और वो सोमनाथ मंदिर जो कल, क्योंकि 75वें वर्ष तो हो ही रहा है, ये तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। संकट शब्द अलग है और वर्ष अलग है। तो 75 वर्ष में अगर सोमनाथ मंदिर प्रवेश कर रहा है अपने पुनर्निर्माण का, तो वो मंदिर नहीं है साथियों, बल्कि आप जानते हैं कि आस्था, पुनर्जागरण, संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाभिमान का हमारा जीवंत प्रतीक भी तो है। और सौराष्ट्र
जो गुजरात के प्रभास पाटन इलाके में है, वहाँ जो सोमनाथ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो हमारे सनातनियों के लिए एक अहम आस्था वाला विषय, पहला ज्योतिर्लिंग, उसको हम लोग प्रथम ज्योतिर्लिंग मानते हैं, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। और हमारे मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य साहस, अदम्य शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। हमारे लिए आस्था प्रमुख है, अर्थशास्त्र से पहले हमारे यहाँ आस्था है। इसीलिए क्योंकि वो बार बार लूटा गया, बार बार तोड़ा गया, पर हर बार पहले से अधिक गौरवशाली ढंग से खड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री की भव्य कुंभाभिषेक करना, और हमारे काशी में पूरा तंत्र मंत्र, प्रधान मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और राज्यपाल सहित काशी विश्वनाथ मंदिर में उसका एक जुड़ाव देखना अद्भुत दृश्य था। कहाँ भारत संकट में है? कल के अपील को मैं जोड़ूंगा। साथियों, भारत का दिव्य स्वरूप कभी संकट में नहीं हो सकता है, बार बार क्राइसिस के बावजूद। वर्तमान क्राइसिस जो हरमुज से या तेल के आयात से या सोने की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो चेतना है वो अलग मुद्दा है। आप जानते हैं सोमनाथ क्या होता है? चंद्रमा के नाथ। और अगर साथियों पुराणों में आप देखें तो चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, वहीं की थी जहां पर आज कुंभाभिषेक हुआ, और वहीं शिव प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त करते हैं, और तब से वो स्थान सोमनाथ कहलाया। इसीलिए यह केवल शिवधाम नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म, आशा, कृपा, इसका तीर्थ माना जाता है। ऐसे तीर्थ के लिए भला हम किसी वैश्विक संकट के साथ क्यों जोड़ें? साथियों, ऐतिहासिक यात्रा है, आक्रमणों के बीच अडिग है वो, हमारी आस्था अडिग है। हमारे प्राचीन वैभव, हमारी समृद्धि का अर्थशास्त्र, हमारे समुद्र का इतिहास, कल्पना कीजिए इतिहास की जानकारी सबको होगी कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और भारी लूटपाट की थी। अब अर्थव्यवस्था से अगर जोड़ेंगे तो बाहरी कारण से भारत कितनी बार लूटा गया। आज भी बाहर का जो संकट है युद्ध का, उसके वजह से भारत की आर्थिक संकट की हम बात कर रहे हैं। भारत का इसमें दोष नहीं है, आक्रमणकारियों का दोष है या बाह्य प्रभाव का दोष है। ये हम आम जनता को करबद्ध रूप से बताना चाहते हैं। ये हमारे देश के कमी नहीं है, ये बाहरी शक्तियों की बेचैनी है कि भारत सोने की चिड़िया थी, इसको लूट लो। आज भी भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, तो उसको प्रभावित करो। ये राजनीति वैश्विक राजनीति है, आंतरिक राजनीति वालों को इसको समझना चाहिए। 1025 ईस्वी में गजनवी ने मंदिर पर भारी लूटपाट की, और ये केवल धन के लूटने की घटना नहीं थी साथियों, बल्कि हमारे सांस्कृतिक प्रतीक पर हम प्रहार मानते थे। आप समझिए इस बात को। हम अभी प्रधानमंत्री की अपील को जोड़ेंगे, लेकिन जो हमारा भव्य भारत है, दिव्य भारत है, पौराणिक भारत है, समृद्ध भारत है, उस पर पूरी दुनिया की हमेशा नजर रहती है। और दुनिया या तो लूटपाट पहले था उसकी वजह से, या फिर आज इस तरह के संकट पैदा करके हमें परेशान करती है, और हम आंतरिक राजनीति में फंसकर आपस में विवाद करने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हम एक आम भाषा फेसबुक के लिए बोल रहे हैं। अब मोहम्मद गजनवी तो बाहरी था कि नहीं, या आप मानेंगे कि नहीं? और जो उसके सोमनाथ के इतने लूटपाट के बाद भी जो हमारे देश में पुनर्निर्माण की परंपरा है, मोदी का जो अपील है, हमें बताएंगे हम आपको, वो पुनर्निर्माण के लिए है। हमारे देश में पुनर्निर्माण की परंपरा है, हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। आप याद कीजिए इतिहास के पन्नों में राजा भीमदेव, चालुक्य शासक, परमारों, कई तरह के इस तरह के लोग थे, अनेक हिंदू राजा हुए थे जो कि मंदिर को पुनर्स्थापित करने में योगदान करते थे।
और देखिए, गजनवी के बाद फिर मुगल काल जब आता है, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक आता है, फिर भी ध्वंस होता है। उसी का हमारे काशी विश्वनाथ में भी प्रतीक था, जिसको कि आज योगी जी ने उसके साथ जोड़कर आज पूजा अर्चना की। किंतु क्या हमारे देश में श्रद्धा समाप्त हुई? क्या हमारे देश में आस्था समाप्त हुई? क्या हम समाप्त हुए? क्या भारत समाप्त हुआ? क्या भारत की सनातन परंपरा समाप्त हुई? नहीं हुई। तो कोई भी बाह्य कारण हमें समाप्त करने की कोशिश करता, हम होंगे नहीं। चाहे वो आर्थिक बाह्य कारण हो जो आज वर्तमान में, या फिर इतिहास के पन्नों का है, हम समाप्त नहीं हुए। और औरंगजेब के बाद जब हम स्वतंत्र होते हैं तो आप समझ लीजिए कौन व्यक्ति आता है। मोदी तो नहीं थे, लेकिन गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उसने स्वतंत्र भारत में फिर पुनर्जागरण की एक संकल्पित यात्रा शुरू की, और उन्होंने सोमनाथ के पुनर्जागरण की संकल्प की, पुनर्निर्माण की संकल्प किया। और उनका दृष्टिकोण था स्पष्ट, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि यह केवल मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का पुनर्स्थापना है। साथियों, क्या गौरवशाली इतिहास है। उसका दिवस आज मना रहे थे, तो उसको आप मोदी की अपील से जोड़ के उसका विवाद कर रहे हैं। ये हमारे अंदर कमी है कि हम हर चीज को विवाद करते हैं। साथियों, 11 मई 1951 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने इसकी प्राण की प्रतिष्ठा की थी, और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जन्म है वो उन्होंने कहा था। और ये स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक स्वाभिमान का सबसे बड़ा घोषणा था। अद्भुत है। और आज उसका 75 वर्ष हो रहा है। अगर उसको दिव्य भव्य रूप से हम नहीं मनाएंगे तो भारत में और क्या मनाएंगे। साथियों, इसीलिए आज का 75वां वर्ष और कुंभाभिषेक का बहुत महत्व था। हम इस देश की कोटि कोटि जनता, जिसमें हम भी हैं, हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हुए इस देश के नेतृत्व को प्रणाम करते हैं, जिसने बाह्य क्राइसिस के बावजूद अपने भव्यता को नहीं छोड़ा, अपने सभ्यता को नहीं छोड़ा। साथियों, यह आध्यात्मिक पुनर्जागरण का अमृत पर्व है, जो काशी विश्वनाथ में भी मना, उसका लिंक करके, और गुजरात में तो मन ही रहा है। अब सोचिए, कुंभाभिषेक क्या दिव्य था। जिसने टीवी में देखा था, मंदिर की दिव्य ऊर्जा, शिखर, गर्भगिरी और देव विग्रह, ये सब वैदिक पुनर्पुष्टि का महाअनुष्ठान है। आप देखे होंगे, वेद मंत्रोच्चारण, मोदी जी बैठे थे, पूजा कर रहे थे, पवित्र नदियों के जल से अभिषेक हुआ, शिखर का पूजन हुआ, ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्र एवं लोक कल्याण की प्रार्थना की गई। हमारे सेना ने आकाश में वायु का संचालन करके अद्भुत दृश्य दिखाया। और क्या संदेश है कि आस्था की विजय भारत में हमेशा होगी, विध्वंस पर निर्माण हमेशा जीवित रहेगा, संस्कृति की हमारे देश में निरंतर रहेगी। पीढ़ियों से हमारी इस परंपरा जीवित है। हम राष्ट्रीय चेतना वाले देश हैं। स्वतंत्र भारत का आत्मसम्मान हमारे पास रहेगा, और हम सनातन शक्ति से ओतप्रोत हैं। समय संघर्ष और संकट से परे है। कोई संकट हमें झुका नहीं सकता। इसीलिए काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम की तरह सोमनाथ भारत के आध्यात्मिक भूगोल का आधार है। साथियों, जो अरब सागर के किनारे मानो यह उद्घोष करता है कि संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, और जब जब कोशिश होगा वह पुनः उदित होता है। वही हाल आज प्रधानमंत्री की अपील को मैं जोड़ता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब अपील किया है तो बाह्य संकट की वजह से अपील किया। हमारा आंतरिक संकट नहीं है, फिर भी हम सुरक्षित हैं। साथियों, इसीलिए इसके साथ ही साथ सोमनाथ के आज के दिवस पर मैं प्रणाम करता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री को शत शत वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इतना दिव्य आयोजन उन्होंने किया। लेकिन क्या भारत की वर्तमान आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है? प्रधानमंत्री की अपील जो उन्होंने किया था कि सोना साल भर कोई न खरीदे, विदेश साल भर कोई कम से कम लोग जाएं, वर्क फ्रॉम होम करने की सहूलियत हो,
अल्टरनेटिव ऊर्जा का प्रयोग करें, ई व्हीकल्स का प्रयोग करें, शेयरिंग मॉडल में गाड़ियों से चलें। यह अपील क्यों करना पड़ा? क्योंकि यह भी गजनवी और मुगलों की तरह बाह्य संकट है जो विश्व ने हम पर थोपा है। हम आयात पर आश्रित हैं, इसको समझिए, चाहे वो सोना हो चाहे वो तेल हो। अब इसको हम लोग सोना और तेल अपने देश में खोजें, ये अलग मुद्दा है, खोजना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम आयात पर निर्भर हैं। साथियों, वर्ष 2026 से ही जब से शुरुआत हुआ है, हमारा भारत का अर्थव्यवस्था अजीब से दौर से गुजर रहा है। हमने बार बार आपको बताने की कोशिश किया, और वो बाहरी वैश्विक संकट की वजह से हम ये समस्या जूझ रहे हैं, हम उससे जूझ रहे हैं। साथियों, यह कोई पारंपरिक आर्थिक मंदी नहीं है। विपक्ष अगर बोलता है तो उसको मत सुनिए, हम मंदी में नहीं हैं। सरकार उसको चिता रही है कि हमारे पास है पर्याप्त, बस कॉशियस कर रही है कि सतर्कता हम बरतें कई चीजों पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। हमने इसको कई बार फेसबुक लाइव में बोला है, विशेषकर जो कच्चा तेल, उसकी कीमत में तेजी से उछाल हुआ। याद कीजिए, $80 प्रति बैरल था, उस समय हमने बहस शुरू किया था, आज 126 तक पहुंचा ना, और हमने तब कहा था कि अगर पहुंचेगा तब संकट शुरू होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, कच्चे तेल की कीमत में तेजी से उछाल। अब हम तो कच्चा तेल नहीं बनाते, हम तो आयात करने पर, उसी पर निर्भर हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध अभी भी छाया हुआ, अभी दोबारा युद्ध होने की आशंका हो रही है। विदेशी निवेश में इसीलिए कमी भी हो रही है, रुपया इसीलिए कमजोर होता दिखाई दे रहा है, और बढ़ते आयात भारत की अर्थव्यवस्था पर हमारे यहाँ भारी दबाव बना रहा है। ये हमारी गलती नहीं है, ये वैश्विक परिस्थिति की गलती है। साथियों, इसीलिए आम आदमी, हम और आप, इसके लिए, उसके लिए क्या अर्थ है इसका कि आने वाले समय में सतर्क रहना होगा। यही तो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। हो सकता है आंशिक महंगाई बढ़े, जो थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गया। पत्रकार बंधु बात करते हैं तो हमने बताया, ईंधन की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि फिर वही आयात आधारित है। मांग अधिक, सप्लाई कम, अर्थव्यवस्था का सीधा सरल नियम है। रोजमर्रा के खर्च थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सामान महंगा होगा। रोजगार पर भी असर पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ हो सकता है कि बंद हो जाए या अभी अल्पकालीन के लिए स्थगित हो जाए, तो रोजगार प्रभावित होगा। और बचत ये भी प्रभावित होगा क्योंकि लोगों के आय, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी। इसीलिए साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा दबाव इस समय महंगा कच्चा तेल है, और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि 85% से अधिक हमारी आवश्यकता आयात पर निर्भर है। अर्थात जब भी वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है, यह आज की बात नहीं, अनेक बार इसके पहले हो चुका है, भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यानी हमारी विदेशी मुद्रा जो हमारी मजबूती है, वो उस वजह से अधिक खर्च होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने करबद्ध अपील किया है। प्रधानमंत्री की अपील का आर्थिक कारण है और हमारे स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, जानते हैं कि इसका पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, खेतों की लागत बढ़ सकती है, खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी, और महंगाई तो बढ़ने की खतरा मंडरा ही रहा है। इसीलिए तेल महंगा होने का असर बस किराया, ट्रक का भाड़ा, सब्जी, दूध, गैस सिलेंडर, बिजली और तमाम दैनिक जरूरतों की अधिकांश वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। इसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने उसको कहा है कि आप कम से कम बचत करके अपने आदत को थोड़ा संशोधित करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए सतर्क हो जाएं। साथियों, जब भारत अधिक आयात करता है, खास करके तेल और सोना, इसी दोनों पर बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि डॉलर की मांग हमेशा बढ़ती है,
क्योंकि हमको विदेशी मुद्रा में उसको देना पड़ता है। डॉलर महंगा होने से रुपया कमजोर होता है, तो इसका परिणाम भी थोड़े बहुत क्या पड़ता है, विदेश से आने वाले हर सामान हमारे लिए महंगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, मशीनरी, इस सब की लागत बढ़ जाएगी, और विदेशी यात्रा और शिक्षा भी थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे कि हमारे व्यापार की घाटा बढ़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई विदेश यात्रा से बचिए वर्ष भर। आपके लिए महंगा होगा लेकिन देश पर भी नुकसान होगा, विदेशी मुद्रा हमारा बाहर चला जाएगा। इसलिए अगर आम शब्दों में, आपकी हमारी भाषा में आम जनता को समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि रुपया जब कमजोर होता है अगर, तो उसका मतलब आम भारतीय, हमारे जैसे भारतीयों की क्रय शक्ति पर दबाव पड़ेगा, हम कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। ये सारी बातें साथियों, संकट का दौर है, इसीलिए विदेशी निवेश में जो गिरावट है वो वैश्विक अस्थिरता की वजह से, उससे भारत पर दबाव बढ़ा है। इधर कुछ महीनों में कई सारी परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं, रोजगार सृजन प्रभावित हो रही हैं, पूंजी का प्रवाह कम हो रहा है, और शेयर बाजार आप देख रहे हैं आज ही 1000 पॉइंट गिरा, अस्थिर है। ये सारी बातें एक तरह से वैश्विक प्रवाह या एक्सटर्नल परिस्थितियों की वजह से भारत में भी उत्पन्न हुआ, जिससे कि देश का नेतृत्व तो आम जनता के सामने ट्रांसपेरेंट होकर ईमानदारी से बात कर रहा है, इसका आलोचना लोग कर रहे हैं। बात तो सही है, संकट में है, लेकिन अगर स्वीकार, और लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हो रहा है, बिल्कुल चुनाव के बाद हो रहा है। चुनाव तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है ना, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तो चुनाव है। और लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी अपनी जनता के सामने नजरों से गिरेगी थोड़ी ना। अगर वो सत्ता में ही नहीं रहेगी तो इस तरह के वैश्विक संकट की परिस्थितियों से निकालेगा कौन देश को? वर्तमान सरकार ही तो निकालेगी। अभी अस्थिर हो जाए सरकार तो देश बुरी हालत में फंस जाएगा। इसलिए इसको इस रूप में देखिए कि चुनाव में क्यों हम मिसकंसेप्शन या अफवाह के रूप में एक किसी सत्ताधारी पार्टी या परिवर्तन के गति को धीमी करें। ठीक है, चुनाव बीता, फिर भी सरकार ने संभाला। दुनिया के अनेक देशों में तेल के दाम बढ़े हैं, भारत ने तेल के दाम बढ़ने नहीं दिया। अब अगर थोड़े बहुत बढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे 126 प्रति डॉलर हो रहा है, तो उसके लिए हमको सहना होगा। उसके लिए सरकार अपील करे कि भाई कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो क्या बुरा कह रही है? साथियों, सोने की जहां तक बात है, उसका गलत अर्थ लोग निकाल रहे हैं। जो एक फिजूल खर्च होता है उसके लिए अपील की गई है। आप जानते हैं कि भारत में सोना बचत और परंपरा दोनों का हिस्सा है, लेकिन अधिक सोना आयात करने का मतलब क्या होगा? विदेशी मुद्रा का बाहरी बहिर्गमन। इसलिए उस आयात को रोकने के लिए सरकार चाह रही है, मोदी जी चाह रहे हैं कि 1 वर्ष तक केवल कुछ हम फिजूल खर्च न करें। सोना खरीद के जो रख रहे थे उसको न खरीदें, रखें। कुछ अवसरों पर जरूरी नहीं हो तो सोना न खरीदें, अपने भंडारण न करें। शादी विवाह में जो मिनिमम हो उतना ही खर्च करके परंपराओं का निर्वहन करें। ये अपील है, ये नहीं है कि आप शादी मत कीजिए, संकट में रहिए, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उसका अर्थ है कि हम जो विदेशी मुद्रा हमारी जा रही है आयात की वजह से, उस पर वर्ष भर थोड़ा रोक लगा देंगे तो इस संकट से हम निपट लेंगे और आने वाले वर्ष में फिर तेजी से भारत बढ़ेगा। ये मतलब है सिर्फ। इसलिए संयमित से सोना खरीदने की बात सरकार या मोदी जी अपील कर रहे हैं साथियों। इसलिए बहुत इस पर पैनिक नहीं होना चाहिए। टीवी में बहुत सारे लोग उसको पैनिक बना रहे थे, लेकिन कम खर्च, समझदारी से निवेश, ईंधन बचत और स्वदेशी की प्राथमिकता, क्या यह अपील गलत है?
यही अपील राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने जो कल देशवासियों से 1 वर्ष तक अनावश्यक सोना, उन्होंने अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल किया, 1 वर्ष तक अनावश्यक सोना खरीदने, विदेश यात्रा जो घूमने के लिए, शादी विवाह करने के लिए या अपने आनंद के लिए जाते हैं, उसको कम करने, पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी हम एक गाड़ी पर चलें अकेले तो हम मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, या अननेसेसरी हम इधर उधर घूमने के बजाय हम आनंद का गाड़ी रखकर अपना आनंद पूर्वक जीवन जी सकें। ज़रूरत है तो चले, नहीं तो मेट्रो से चले, गाड़ी से चले, ई बस से चले, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से चले। यही तो मोदी जी कर रहे हैं, विदेश यात्रा कम करके पेट्रोल डीजल की बचत करने। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, कोविड में तो उन्होंने सफलतापूर्वक दिखा दिया, वर्क फ्रॉम होम जैसी आदतों को फिर से अपनाने की अपील तो बस की है, वो भी परिस्थिति जन्य अपील है 1 वर्ष के लिए। ये राजनीतिक बयान नहीं था, ये देशवासियों के सामने ईमानदारी का एक प्रदर्शन था। आप इसको जिस रूप में देखिए, क्योंकि सही में वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और गंभीर संदेश है। साथियों, आप समझिए, पूरे पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में युद्ध है, बढ़ने वाला है। बढ़ते हुए कच्चे तेल और सोने की कीमतें हमारे सामने हैं। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, जिस पर हम गौरव कर रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व, उसकी स्थिति और व्यापार की घाटा हमारे सामने है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उसका उपभोक्ता देश है, क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में सोना आभूषण ही नहीं है केवल, बल्कि हमारे यहाँ वो परंपरा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और बचत का माध्यम भी है। हर शादी विवाह, हर त्यौहार और निवेश के लिए हम हर स्तर पर सोने की मांग करते हैं, खरीदते हैं। तो बस प्रधानमंत्री, इससे क्या होगा कि हमको आयात करना पड़ेगा, हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। इसी को कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात करिए, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता का सारा सोना विदेशों से आयात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब हम अधिक सोना खरीदेंगे तो भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। वही संकट है इस समय, और कुछ नहीं है। अगर सामान्य होता, तेल की कीमत ठीक होती, युद्ध नहीं होता, तो ये संकट की बात नहीं है। खूब सोना खरीदिए और चैन से सोइए, इस सोने पर विवाद मत कीजिए साथियों। इसीलिए सिर्फ विदेशी मुद्रा का भंडार न घटे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक मार्मिक और देशहित में आम जनता से अपील की। व्यापार की घाटा बढ़ रहा है, महंगाई पर दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए यदि लाखों परिवार, लगन वगैरह होता है या पर्व वगैरह होता है, लाखों परिवार शादी या निवेश के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं, तो देश से अरबों डॉलर बाहर जाते हैं। ये वैसा ही है साथियों, जैसे परिवार की आय सीमित हो और हम गैर जरूरी खर्च अचानक बढ़ा दें। तो ये अल्पकालीन एक अपील है, ट्रांसपेरेंट अपील है, पैनिक नहीं। आप खरीदना खरीदिए, सरकार मना नहीं कर रही है, सरकार बैन नहीं लगा रही है। खूब घूमिए, अकेले घूमिए, तेल फूकिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति जन्य सरकार अगर अपील कर रही है तो ऐसे ईमानदार सरकार के साथ हमें आलोचनात्मक ढंग से नहीं, बल्कि सचमुच ये अच्छा अवसर है कि हम फिजूल खर्च भी रोकें, शादी विवाह में दिखावा का खर्च कम करें, दिखावा के लिए विदेश यात्रा में कटौती कर दें। जो कंपनियां जिस वर्ष है उसको वर्क फ्रॉम होम करा दे, तो कुछ समय के लिए थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर हम अपने बचत को बढ़ा लेंगे, विदेशी मुद्रा को बचा लेंगे, तो ये देश हित में है। सिर्फ प्रधानमंत्री का यही आकलन और यही कहना है।
साथियों 85 से 88% आयात तेल का हो रहा है और 80 से $126 हो गया। तो अब बताइए, हॉर्मुज का संकट आप देख रहे हैं। तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट महंगा, खेती महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे। तो इससे आखिर हम निजात कैसे सरकार पाए? इसीलिए सरकार ने ये अपील की है, मोदी जी ने अपील की है, वो भी एक भाषण में। वो लीगल अपील नहीं की है कि आप इसको नियम बना लीजिए, सिर्फ एक राष्ट्रीय लाभ के लिए कि तेल आयात बिल में हम कमी कर सकें, विदेशी मुद्रा की हम बचत कर सकें, पर्यावरण का भी लाभ उससे होगा, ट्रैफिक भी कुछ कम होगा, फिजूल का उससे खर्च होता है, गाड़ियां खड़ी होती हैं। अर्थात यह अपील व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं किया, विपक्ष जोड़े, आप जोड़े, हम जोड़ें, बल्कि यह आर्थिक राष्ट्रवाद का भी एक हिस्सा है। एक और सोमनाथ का भव्य कुंभाभिषेक पुनर्जागरण का तस्वीर दिखा रहा है और एक और अपील कर रहे हैं। ये भारत एक संतुलित देश है जो अपने नागरिकों के साथ एक ट्रांसपेरेंट वार्तालाप करने में समर्थ है। ये लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है साथियों। आप जानते हैं कि विदेशों में लोग जब जाते हैं, बहुत लोग काम से जाते हैं, बहुत लोग बेकार जाते हैं, बहुत लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? यहीं कर लो, प्रधानमंत्री कह दिए तो उससे डॉलर ही तो खर्च होता है। विदेशी होटल, टिकट, बाहर का खरीदारी पर पैसा, देश का पूंजी ही तो बाहर जा रहा है। इसलिए यदि मध्यम वर्ग, हम जैसे मध्यम वर्ग हम लोग हैं, बड़े पैमाने पर विदेश का खर्च घटाएगा ना, तो अरबों का डॉलर बचेगा। ये प्रधानमंत्री का आकलन है और ये गलत आकलन नहीं है। हम और आप भी इसको समझ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आज लाइव इसलिए आया हूं कि एक राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन, कि हम लोग एक राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के रूप में, जैसे घर में संकट आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ अपना बचत करके उसको पूरा करते हैं, राष्ट्र पर अगर संकट आएगा तो प्रधानमंत्री तो अपील करेगा। आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार कितनी तेजी से गिर रहा है, ज्वेलरी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो जो सोने के व्यापार में लगा है, ज्वेलरी के, वो तो चिंतित होना लाजिमी है, उसके प्रति तो हमें संवेदना है ही है, लेकिन फिर भी ज्वेलरी, उनको पता है कि अल्पकालीन है, अभी कुछ समय के लिए बिक्री घट सकती है, थोड़े बहुत तो लोग खरीदेंगे ही, मांग कम हो सकती है, कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में फिर ठीक हो जाएगा। ये उन लोगों को पता है। बहुत ज़्यादा लाभ, लबालब लाभ वालों को थोड़ा अगर लाभ में कमी भी हो जाए तो राष्ट्र हित के लिए ठीक है। वो ये अल्पकालीन है साथियों। भारत में हम बार बार कह रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से सोने की मांग लंबे समय में समाप्त कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सोने का हमेशा लोग सोने को प्रायोरिटी देंगे। इसीलिए अभी कुछ समय के लिए अगर अपील किए हैं तो उसका मतलब है कि विवेकपूर्ण उपभोग करने की एक आदत हमें डालनी पड़ेगी। वैसे भी हम बहुत फिजूल खर्च लोग हैं, दिखावा वाले हम काम करते हैं। अरबों अरबों रुपया दिखावा के लिए शादियों में खर्च होते हैं। अगर वो भी कम हो जाए ना इस अपील के बाद, तो ये राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, गरीबों का और मध्यम वर्ग का इससे भला ही होगा। लेकिन शर्त यह है कि वर वधु दोनों इसको समझें, इसी बहाने समझें। इसलिए साथियों अपील है प्रधानमंत्री का जो कहना, मैं फिर कह रहा हूं, केवल आवश्यकता अनुसार सोना खरीदें और जो SIP, FD, फिक्स डिपॉजिट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसको विकल्प के रूप में देख लें। हम और आप संकल्प कर लें कि सार्वजनिक परिवहन उपयोग करेंगे जहां जहां है, जहां नहीं है वहां कोशिश करें कि ई रिक्शा या ई व्हीकल का उपयोग करें, ईंधन को बचाने की कोशिश करें। अपने घरेलू पर्यटन विदेश से अच्छा है, उसको प्राथमिकता दें और स्थानीय उत्पाद को खरीदने पर विचार करें कुछ समय के लिए। और क्या ना करें तो प्रधानमंत्री की अपील है
दिखावे के लिए सोना मत खरीदें, दिखावे के लिए लादे मत, अनावश्यक विदेश यात्रा मत जाएं। स्विट्जरलैंड जाना है, डेनमार्क जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है विदेशों में, इससे अच्छा आप हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए। अरे अभी सोनभद्र में ही बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मैं नहीं गया हूँ, वहाँ चले जाइए। खोजिए आंतरिक पर्यटन के केंद्र, और ईंधन की फिजूल खर्ची मत कीजिए। अननेसेसरी ईंधन, गाड़ी चलती रहे, गाड़ी ट्रैफिक में जाम हो, एक व्यक्ति एक गाड़ी पर चले, इससे बचा जाए। अगर हो सके तो मित्रवत एक दूसरे को लोग लेते हुए जाए, ऐसी भावना पैदा करें। यह आर्थिक देशभक्ति का समय है। अरे बड़ा संदेश है। यह त्याग के लिए नहीं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री विकास का पक्षधर है, उसको मालूम है कि इससे विकास प्रभावित होगा। विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 कैसे होगा वो जानते हैं, लेकिन अभी क्षणिक अल्पकालीन यह आर्थिक रणनीतिक रूप में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसे युद्ध काल में देश संसाधन को बचाता है, वैसे आर्थिक संकट में नागरिकों, हमारे जैसे और आप जैसे नागरिकों का व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश था, जो हमने एनालिसिस किया। टीवी के डिबेट से ऊब गए थे। साथियों, कम आयात, अधिक बचत, स्वदेशी उपयोग, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, ये प्रधानमंत्री मोदी के अपील का सार है। इसको समझ लिया जाए। चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम क्षणिक माने। इसीलिए देश के आर्थिक मजबूती के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार। सरकार हमारी है, हमसे है। सरकार अलग से कुछ नहीं है। हमारे उपभोग, हमारे उपयोग, हमारी आदत, ये सारे सरकार को मदद करती है, अर्थव्यवस्था को मदद करती है। इसलिए यदि आज हम सभी मिलकर सचमुच संयम दिखाएं, तो कल भारत आर्थिक रूप से फिर से अधिक मजबूत होगा। आत्मनिर्भर तो हम हैं और होंगे। और इस वैश्विक संकट, जैसे गजनवी और मुगलों ने हमारे सांस्कृतिक चेतना पर आक्रमण किया, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे ही हार्मुज संकट, ईरान, अमेरिका, इजराइल वगैरह वगैरह, इन संकट से हम उबरेंगे और हम सुरक्षित बन सकेंगे। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की यही मंशा है। एक आम नागरिक और अर्थशास्त्री के रूप में हमने इस बात का और आपको एनालिसिस किया। इस पर विचार कीजिए, आलोचना मत कीजिए। अच्छी आदत की अपील करना संकट में बुरी बात नहीं है। एक मरीज, घर का प्यारा से प्यारा सदस्य अगर अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसको कुछ डाइट पर कंट्रोल करना या नियमित दवा दे देना, ये उसके प्रति दुश्मनी नहीं है, उसको पुनः स्वस्थ करने का ही इंतजाम है। देश आंतरिक संकट से नहीं जूझ रहा है। हमारे यहाँ जो है जितना पर्याप्त है। सरकार के पास आज भी 60 दिनों तक हर चीज पर्याप्त है, लेकिन 60 दिनों तक अगर ये चला तो सरकार उसके लिए हमें थोड़े ही थोड़े बचत करने की आदत डालने की अपील कर रही है। तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं कर रही है। नमस्कार, धन्यवाद।